तो कहानी की शुरुआत में हम कॉल पर हो रही कुछ बातों को सुन पाते हैं। ये कॉल सेओंजू नाम की रिपोर्टर के पास आया हुआ था। कॉल करने वाला शख्स उसको कहता है कि वो उसका इंटरव्यू ले। तब सेओंजू ये पूछती है कि वो उसका इंटरव्यू क्यों लेगी, वो कोई स्पेशल पर्सन है क्या। तब वो ये कहता है कि उसने 11 लोगों को मारा है और वो उसे तरीके ही बताता है कि किस तरह से उसने उन लोगों को खत्म किया। और यहाँ पर उसने जो कुछ भी डिस्टर्बिंग होता है, जैसे कि उसने किसी के गले को उखाड़ दिया था, किसी के स्कल को फ्रैक्चर कर दिया था और किसी विक्टिम के लेंस को काटा था। और उसकी बातों से साफ पता चल रहा होता है कि वो किस तरह का कातिल है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन खूनों के पीछे कोई भी क्लियर मोटिव नहीं था कि ये क्यों किए गए थे। और तो और कातिल की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। खैर इसके बाद में हम सेओंजू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ उसकी कार के अंदर थी, जो कि एक पुलिस वाला था और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम सांगहू होता है। खैर अब बारिश काफी तेज हो रही थी और हमको पता चलता है कि सेओंजू की एक बेटी भी है जिसका नाम है जेरेन और वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। लेकिन उसके लिए वो काफी चिंतित थी क्योंकि वो छाता लेकर नहीं गई थी और ऐसे में वो घर कैसे लौटेगी। तब सांगहू बोलता है कि वो मिडिल स्कूल में है और खुद को संभाल सकती है। तब सेओंजू उसको ये बताती है कि कुछ समय से रिन काफी अजीब बर्ताव कर रही है। वो हमेशा दुखी सी रहती है, ना ही वो सेओंजू से ठीक से बात करती है। और एक दिन तो उसने उसके बैग के अंदर एक रेजर देखा था और उसको समझ में नहीं आया कि उसके पास ये क्या कर रहा था। तब सांगहू फिर बोलता है कि कैसा रहेगा अगर वो उससे बात करे तो। खैर यहाँ पर सेओंजू उस कातिल से मिलने के बारे में सोच रही थी। तब सांगहू बोलता है कि क्या वो सच में किसी से ऐसे ही मिलेगी, क्या उसको डर नहीं लग रहा। तब सेओंजू कहती है कि वो डर तो रही है क्योंकि अगर उसने फेक रिपोर्ट बना दी तो उसकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन उसके मन में ये बात भी थी कि क्या होगा अगर ये बात बिल्कुल सच हुई तो। तब सांगहू बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे पहले ही अरेस्ट कर लेगा, देन सारे फैक्ट्स कंफर्म करेगा। लेकिन सेओंजू को उस कातिल का इंटरव्यू लेना ही था क्योंकि उसको कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर फायर कर ही दिया था और इस कंपनी में वैसे भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। और एक और बात कि कातिल ने उसको ये कहा था कि 3 दिन के अंदर वो किसी को खत्म करेगा और वो भी आधी रात को। लेकिन अगर वो उसका इंटरव्यू लेती है तो वो उसे उस इंसान को बचाने का एक मौका देगा। और यहाँ पर जो सेओंजू थी वो शख्स को वाकई में बचाना चाहती थी। खैर वो उसी कातिल का इंटरव्यू लेने जा रही होती है जो कि एक होटल में होने वाला था। सांगहू और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद में वो उस होटल में जाती है जहाँ पर कुछ काम चल रहा था और पूरे होटल के सीसीटीवी कैमरास निकाले जा रहे थे। अब रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर वो ये बताती है कि ये कैमरा फिक्स किए जा रहे हैं। एनीवेज इसके बाद में सेओंजू उससे 2107 रूम का की कार्ड मांगती है और वो उसको की कार्ड दे देती है। इसके बाद में सेओंजू उस रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाती है जहाँ पर वो उस रूम कार्ड की कॉपी बनाती है और उस रूम कार्ड की कॉपी को लिफ्ट में ही छोड़ देती है और ऐसा उसने सांगहू के लिए किया था। जिसके बाद वो 2107 में जाती है जहाँ पर हमें इनका प्लान पता चलता है। दरअसल सांगहू 2107 रूम के नीचे वाले रूम में ही रुकने वाला था और वहीं से वो सेओंजू से बात करेगा और कुछ गड़बड़ होने पर वो डुप्लीकेट की कार्ड की मदद से अंदर घुस जाएगा। सेओंजू ने मिनी हिडन कैमरास भी लगाए थे ताकि सांगहू सब कुछ देख सके। जिसके बाद सेओंजू इंतजार करने लगती है उस कातिल का और थोड़ी देर के बाद में कातिल रूम बेल बजाता है। वो बिल्कुल टाइम पर आया था। सेओंजू दरवाजा खोलती है और उसके सामने वो कातिल खड़ा हुआ था जो कि दिखने में बिल्कुल भी कातिल जैसा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर वो कातिल उसे बड़े पोलाइटली में पूछता है क्या वो अंदर आ सकता है। कातिल सेओंजू से पूछता है क्या उसे ये रूम अच्छा लगा। दरअसल ये रूम कातिल ने ही बुक करवाया था और वो ये बताता है कि ये रूम एक मॉडर्न आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है जिसका नाम रॉथ मैकविल्डर है। अब ये कातिल वहाँ की सारी खिड़कियों को बंद कर देता है जिसके बाद वो सेट करे गए वीडियो कैमरा के सामने बैठता है। तब सेओंजू उसे ध्यान से देखने लगती है कि वो बिल्कुल भी कातिल की तरह नहीं लग रहा है। वो उसको ये कहता है कि वो उसे ऐसे ना घूरे, उसको शर्म आती है। यहाँ पर कातिल का बर्ताव बिल्कुल अजीब सा था। खैर अब सेओंजू पूछताछ करना शुरू करती है। वो कहती है कि उसने जितने भी खून क्लेम किए हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कोई भी सबूत ना छोड़ा हो और सीसीटीवी की नजर में भी ना आया हो। यहाँ पर सेओंजू का जो विश्वास था ना वो बिल्कुल ब्लर होता जा रहा था। उसको लग रहा था कि ये कोई प्रैंक हो रहा है और सच में ये आदमी उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी कातिल उसको सबूत दिखाने के लिए तैयार था। वो उसे अपने फोन में कुछ वीडियोस दिखाता है जिसके अंदर उस कातिल ने अपने हाथों से विक्टिम्स को खत्म किया था और ये देखकर सेओंजू की हालत खराब हो जाती है। साथ ही साथ उसको एहसास हो जाता है कि वो कातिल वाकई में खतरनाक है। अब सेओंजू अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाती है। वो अब रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबसे पहले वो उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। कातिल कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो कौन है, बस उसका फेस कैमरा पर देखना इनफ है। इसके बाद सेओंजू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। वो पूछती है कि उसने 11 लोगों को क्यों खत्म किया, किस पर्पज से। तब यहाँ पर वो बताता है कि वो डॉक्टर है और उसने जिनको मारा है वो सब ट्रीटमेंट के पर्पज से खत्म किया गया है। सेओंजू कुछ भी समझ नहीं पाती। तब वो बताता है कि उसने ये खून सोसाइटी को प्यूरिफाई करने के लिए नहीं किए हैं बल्कि ये ट्रीटमेंट पर्पज के लिए करे गए थे और ट्रीटमेंट से उसका मतलब था मेडिकल वे वाला ट्रीटमेंट।
यहाँ पर कातिल रिवील करता है कि वो एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है और जिन लोगों को भी उसने खत्म किया है वो सारे के सारे कैंसरस ट्यूमर्स थे। तब सेओंजू पूछती है कि मतलब जिन लोगों को उसने खत्म किया है वो उसके पेशेंट्स पर साइकोलॉजिकली हार्म कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि हाँ वो समझ गई, मतलब कि कातिल का इन लोगों को खत्म करने का यही रीजन था कि वो उसके पेशेंट्स को परेशान कर रहे थे। वो उससे ये पूछती है कि वो इंटरव्यू क्यों देना चाहता है, जिस पर वो बताता है कि उसे एक मौका चाहिए था अपने आप को दिखाने का। खैर यहाँ पर वो कातिल उससे ये भी पूछता है कि पक्का ये सीक्रेट तो है ना, मतलब उनके अलावा किसी और को तो नहीं पता इस इंटरव्यू के बारे में, जिस पर वो हाँ बोलती है, यानी कि उसने झूठ बोला था। हालांकि सांग हो नीचे वाले रूम के अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन कातिल उस पर अभी विश्वास कर लेता है कि वो सच बोल रही है। अब सवाल आता है कि आखिरकार उसने सेओंजू को ही क्यों चुना इंटरव्यू देने के लिए, जिसका जवाब भी वो देता है। वो ऑलरेडी सेओंजू के बारे में जानता था, उसे पता है सेओंजू काफी शार्प है और ब्रेव है, इसलिए उसने उसको चुना ताकि वो उसे आज के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दे सके। लेकिन सेओंजू यहाँ पर आई थी उस विक्टिम के बारे में पता लगाने के लिए ताकि वो उसको बचा सके, लेकिन कातिल कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा। ये सुनकर सेओंजू उठ जाती है और अभी तक जितना रिकॉर्ड हुआ था उसकी मेमोरी कार्ड को वहीं पर रख देती है, क्योंकि उसके वहाँ पर आने का मोटिव यही था कि वो उस व्यक्ति को बचा सके। लेकिन अब कातिल उसको ये बात बताने नहीं वाला था, तो इसका क्या ही मतलब निकलेगा। खैर वो उसको ये बोलता है कि उस विक्टिम को वो अभी भी मार सकता है और उसकी जान तब तक बची रहेगी जब तक ये इंटरव्यू चलेगा। खैर अब सेओंजू सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछती है। वो कहती है कि वो अपने विक्टिम को इतने बिजार तरह से क्यों खत्म करता है, और तब वो उसको एक कहानी सुनाता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। वो एक लेडी की कहानी बताता है जिसकी शादी 29 साल की उम्र में हुई थी और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इसी बीच एक दिन पार्किंग लॉट के अंदर एक गुंडा उसके पास आया और उसने उसके साथ गलत काम कर दिया, और ये चीज उस लेडी के अंदर एक ट्रॉमा की तरह बैठ गई थी। अब उस लेडी की डिलीवरी हुई, तब उस लेडी के मन में एक बात बैठ गई थी कि उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल उसी बदमाश की तरह है, और वो लेडी चाहकर भी अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। फिर एक दिन उसने यहाँ पर गम में आकर अपने बच्चे के साथ ही खिड़की से कूदकर अपनी और अपने बच्चे की जान ले ली। वो ट्रॉमा उस पर हावी होने में सक्षम रहा। और सबसे खतरनाक ट्विस्ट अब आता है कि असल में ये कहानी कातिल की अपनी बीवी की थी। वो डॉक्टर होने के बावजूद अपनी बीवी के डिल्यूजन को निकाल नहीं पाया था, और उससे बड़ी शर्म की बात तो ये थी कि जिसने भी वो क्राइम कमिट किया था उस शख्स को खाली 4 साल की सजा हुई। और पहले वो आदमी हंस रहा था, यहाँ पर मानो ऐसा कह रहा हो कि वो उसको चिढ़ा रहा है और वो दोबारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि डॉक्टर यानी कि इसी कातिल को चिढ़ा रहा था वो आदमी। तब उसने उस आदमी को खत्म करने के लिए ढेर सारी रिसर्च करी, जिसके अंदर ह्यूमन टॉर्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च थी वो सारी की सारी उसने पढ़ ली थी कि वो उसे कैसे तड़पा तड़पा कर खत्म करेगा। लेकिन जिस दिन वो आदमी रिलीज होने वाला था उसके पहले ही वो प्रिजन के अंदर शॉक लगने की वजह से मारा गया, यानी कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल सफर नहीं किया था, जबकि वो बहुत ज्यादा सफर करना डिजर्व करता था। उस समय कातिल को जीने का कोई रीजन समझ नहीं आया था, यानी कि इसी डॉक्टर को। फिर उसने मेंटल हेल्थ क्लिनिक ओपन करा। तब उसके पास एक आदमी आया जिसकी बीवी को एक आदमी ने टक्कर मार दी थी, और इस टक्कर में उसकी बीवी की जान चली गई। उसका 8 साल का बेटा कोमा में चला गया था। अब कुछ साल बाद उसके पेशेंट ने उस दूसरे टक्कर मारने वाले आदमी को देखा जिसने कि यहाँ पर एक गलत काम किया था। उस आदमी को उससे बदला चाहिए था उस टक्कर मारने वाले से। वो चाहता था कि वो खत्म हो जाए, और वो ये सारी बातें कातिल को बताता है। और इस टाइम तक ये कातिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसका ये पहला किल होने वाला था। अब तभी ये कातिल उस टक्कर मारने वाले आदमी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आता है और एक बड़े से क्रॉस के ऊपर रखकर उसे जान से मार डालता है। बेसिकली जस्टिस दिलवाई थी, और इसी चीज की वीडियो बनाकर वो उस आदमी को भी दिखाता है, और वो आदमी इसको देखकर वाकई खुश था। सेओंजू पूछती है कि उसके इन ट्रीटमेंट से क्या वो आदमी राजी था। इस पर वो कहता है कि पहले उसने पैनिक किया था, लेकिन बाद में वो खुद ही समझ गया था कि ये सब जरूरी था, और अल्टीमेटली वो भी यही चाहता था। कातिल बताता है कि वो उसके और अपने पेशेंट के बीच का कनेक्शन काफी अंडरस्टैंडिंग बना देता है। वो हार्म करी हुई मेमोरीज को नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ वो उनका दर्द जरूर कम कर सकता है। अब बात आगे बढ़ती है और कातिल सेओंजू से पूछताछ करता है कि क्या वो वाकई में उस शख्स की जिंदगी बचाने आई है, या फिर यहाँ पर वो कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आई है। इस पर सेओंजू कहती है कि वो खासकर उसी व्यक्ति को बचाने आई है। ये सुनकर कातिल उससे कहता है कि यही बात वो उसकी आंखों में देखकर बोले, और यहाँ पर घबराते हुए सेओंजू उस कातिल की आंखों में देखकर उसे दोबारा कहती है। तब कातिल कहता है कि उसके चेहरे के ऊपर घबराहट साफ दिख रही है, उसकी 30% पल्स बढ़ी हुई है। ओवरऑल उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन सेओंजू कहती है कि यही सच है। तब कातिल कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वैसे भी जर्नलिज्म काफी कॉम्पिटिटिव है। वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर कोई बेल बजाता है। कातिल कहता है कि ये रूम सर्विस वाला होगा, उसने खाना मंगवाया था। खैर वो उससे बातें भी करता है और रूम सर्विस को अटेंड भी करता है। कातिल कहता है कि कभी कभी लोग कुछ भी कर देते हैं बिना परिणाम को जाने हुए।
खैर अब रूम सर्विस बॉय से वो खाना रखवाता है और उसके बाद कातिल उसको टिप देने लगता है। वो उसको डबल टिप देने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा आलसी है अपना काम करने के लिए। लेकिन जब भी रूम सर्विस की बात होती है वो दौड़ा चला आता है और ये सब छोटी सी टिप के लिए। यहाँ पर वो उस रूम बॉय को उसके नाम से भी बुलाता है और ये सुनकर रूम सर्विस बॉय चौंक गया था कि उसको उसका नाम कैसे पता। और बस अचानक से उसी पल में वो कातिल जो होता है वो रूम सर्विस बॉय के गले में एक टॉक्सिक इंजेक्ट करता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया था और वो वहीं पर गिर पड़ता है। ये देखकर सेओंजू बहुत डर गई थी और साथ ही साथ सांगहू भी डर गया था। सेओंजू कातिल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि ये लड़का एक लड़की को उसकी एमएमएस से ब्लैकमेल करता था और ये एमएमएस उसने रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर उसने उस लड़की के साथ में असॉल्ट किया था। वो उससे लगातार पैसे लेता गया और इस नीच हरकत को वो पिछले 3 साल से करता हुआ आ रहा था और इसकी वजह से ही उस लड़की की एंगेजमेंट तक टूट गई। तब सेओंजू पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो आज रात किसी को खत्म करेगा। तब वो कहता है कि हाँ, वो आज रात भी किसी को खत्म करेगा। इतना कहकर वो आराम से खाना खाने लगता है। यहाँ पर सेओंजू ने अपनी आंखों से लाइव खून देख लिया था और इसको देखकर उसकी हालत काफी खराब थी। साथ ही साथ वो रूम सर्विस बॉय अभी हिल रहा था, लेकिन कातिल ये कहता है कि जो फिलहाल जिंदा है वो उसकी चिंता करे, ना कि जो मरने वाला है। बेसिकली कातिल ने उसे एक दर्दनाक मौत दी थी। फिर वो इंटरव्यू कंटिन्यू करती है, जहाँ पर सेओंजू उससे ये पूछती है कि वो लोगों को मारने के बाद करता क्या है, जिस पर कातिल ये बताता है कि उसने अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं और वो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को, अलग अलग पेशेंट्स को अटेंड करता है, उनकी समस्या को समझकर उनको हल करता है, जिनमें ये खून भी शामिल होते हैं। यानी कि जिनकी दिक्कत नॉर्मली सॉल्व हो सकती है उसको नॉर्मली सॉल्व करता है, लेकिन जिनकी दिक्कत बड़ी होती है उनके लिए वो कातिल बन जाता है, लोगों का खून करता है। अब आगे सेओंजू कहती है कि क्या उसके पेशेंट्स को ये सब पसंद आता है, क्या वो ये सब देखकर अनकंफर्टेबल या फिर गिल्टी फील नहीं करते। तब वो ये कहता है कि स्टार्टिंग में होता है, लोग समझ नहीं पाते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, नया होता है, लेकिन वो इसे भी ठीक कर देता है अपनी हिप्नोथेरेपी से। वो लोगों को हिप्नोथेरेपी देता है ताकि लोग इसको नॉर्मलाइज करें और अपने गुनहगार को सजा मिलते हुए एंजॉय कर पाएं। अब वो उसको बताता है कि वो किस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करता है। वो उसको एक सिक्का दिखाता है और इसी तरह से वो लोगों को हिप्नोटाइज करता है। खैर इसी बीच सांगहू उस किलर को पकड़ने के लिए आता है। वो फेक की कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब उसको दोबारा नीचे अपने रूम में जाकर बैठना पड़ता है। खैर यहाँ पर कातिल उसे एक बच्चे के बारे में बताता है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है और बुरा करने वाला भी एक बच्चा ही है। दरअसल ये सब जेलसी के चलते हुआ था। कातिल के मुताबिक वो उस बुली को भी सजा देगा और सजा होगी मौत। अब ये कातिल ये बताता है कि वो कॉल के जरिए ही उस बुली लड़के को हिप्नोटाइज कर सकता है और एक कॉल करने पर वो छत से कूदकर खुद को ही खत्म कर लेगा। लेकिन उसके पहले वो ये बताता है कि उसने किया क्या था। दरअसल उसने विक्टिम के हाथों को रेजर से कट कर दिया था क्योंकि विक्टिम बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। रेजर की बात सुनकर सेओंजू को अपनी बेटी की याद आती है क्योंकि उसने अपनी बेटी के बैग के अंदर भी रेजर देखा था। तो क्या गुनहगार उसकी बेटी है? वो उससे ये सवाल पूछती है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, विक्टिम और गुनहगार दोनों ही लड़के हैं। ये सुनकर वो चैन की सांस लेती है। अब यहाँ पर कातिल उससे उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करता है। वो उस कॉइन को घुमाता है और सेओंजू को हिप्नोटाइज कर लेता है। हिप्नोटाइज होने के बाद में सेओंजू उसको सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि पिछले 6 महीने से उसकी बेटी उससे ठीक से बात नहीं करती, मानो वो उससे कुछ छुपा रही हो, और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है, जो कि सेओंजू से अलग रहता है क्योंकि इनका तलाक हो चुका था। वो ये भी कहती है कि उसकी बेटी बिल्कुल अपने पिता की तरह बनती जा रही है और उसे किसी की परवाह नहीं है, वो सेल्फिश सी हो गई है। तब कातिल पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी से नफरत करती है, लेकिन इस क्वेश्चन को सुनकर सेओंजू चुप हो गई। तब कातिल उससे दोबारा पूछता है, लेकिन तब उसे अपनी बेटी की बचपन की छवि दिखती है। कि इसी बीच सांगहू जो होता है वो उसको ये कहता है कि ये आदमी उसको वश में कर रहा है और अगर उसने कुछ भी कह दिया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। बेसिकली ये कांटेक्ट में थे। अब सांगहू उसको ये बोलता है कि वो स्टन गन का इस्तेमाल करे जो कि उसने उसको दी थी, और तब जाकर वो होश में आती है। जिसके बाद में वो स्टन गन उठा लेती है और कातिल कहता है कि वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। सेओंजू कहती है कि वो ये इंटरव्यू अब नहीं करेगी। वो उठकर कातिल के पास आती है और उससे ये कहती है कि वो जल्दी से उसके बारे में बताए जिसको वो खत्म करने वाला है। तब कातिल उसको बोलता है कि उसे अचानक उसे बचाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। तब वो ये बोलती है कि उसे पता चल चुका है कि वो कितना खतरनाक इंसान है और इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी बता दे। खैर दूसरी ओर सांगहू सेओंजू को कातिल को स्टन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो वाकई में उस विक्टिम के बारे में जानना चाहती थी और उसको बचाना भी चाहती थी। कातिल सेओंजू को कहता है कि वो बैठ जाए और वो उसको सब बताएगा। इसके बाद में सेओंजू बैठ जाती है। खैर अब वो रिवील करता है कि उसे पता है कि नीचे वाले रूम में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कातिल को ऑलरेडी इन सब प्लान के बारे में पता था कि सांगहू नीचे ही है और वो एक पुलिस वाला है। ये सुनकर सेओंजू हैरान हो गई थी और सांगहू भी हैरान था और सांगहू के फोन उठाते ही कॉल कट कर देता है। लेकिन उसके कॉल करने से एक डिवाइस, एक मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है जिसके अंदर से एक गैस निकलती है, जिसकी वजह से सांगहू को नींद आ गई थी।
इसके बाद वो कातिल सेओंजू की तरफ आता है और तब सेओंजू उसे स्टन करने लगती है, लेकिन कातिल एक साइकियाट्रिस्ट होता है, वो उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसको ही स्टन कर देता है। जिसके बाद में जब सेओंजू की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और इस बार इस कातिल ने डिस्प्ले का कलर चेंज करके लाल कर दिया था। तभी दूसरी ओर हम सांगू को देखते हैं और उसको भी बांध कर रखा गया था। तभी सेओंजू उससे माफी मांगती है उससे झूठ बोलने के लिए। तब कातिल कहता है कि उसने भी उससे एक झूठ बोला था और वो झूठ ये है कि ये इंटरव्यू उसके बारे में नहीं है, ये सेओंजू के बारे में ही है और कातिल को बस उससे इन पर्सन मिलकर कुछ कंफर्म करना था। यहाँ पर वो उसे रिलैक्स करता है और ये बोलता है कि वो उसको हर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो उसको छोड़ देता है जिससे कि सेओंजू थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। अब वो उससे बातों ही बातों में उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है कि उसकी जिंदगी में क्या दिक्कत चल रही है, उसने क्या गलती करी है। अब यहाँ पर वो काफी याद करती है कि इसी बीच कातिल सांगू को कहता है कि वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश ना करे वरना वो सेओंजू को मार डालेगा। यहाँ पर वो सेओंजू को सांगू की वीडियो भी दिखाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तब वो बताती है एल्चिन ग्रुप के बारे में कि 1 साल पहले मिनसॉक नाम के एक बंदे ने सेओंजू से संपर्क किया था और मिनसॉक जो था ना वो असल में फाइनेंस टीम का हेड था। उसने सेओंजू से रिक्वेस्ट करी थी मिलने के लिए। उसने बताया कि उसके पास एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है एक्सपोज करने के लिए। उसने क्लेम किया था कि 10 साल पहले एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट के दौरान टॉक्सिक वेस्ट इलीगली एक रिवर के अंदर डिस्चार्ज करे गए थे और ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो रहा था। वो ये चीजें अक्सर करते आ रहे हैं और इससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं और लोगों की जान तक को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसको कवर करने के लिए उन क्रिमिनल्स ने पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी थी। खैर अगर ये बात पब्लिक में आ जाती तो वो सब एक्सपोज हो जाते, लेकिन जो मिनसॉक था वो गिल्ट में था और उसे ये बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और इसलिए वो ये सारी बातें सेओंजू को बता रहा है। उसने कुछ एविडेंस गैदर किए थे और अपनी एक लेजर बनाई थी जिसमें सारे सबूत थे और सेओंजू ने वो अपने घर के अंदर छुपा कर रख दिए थे। लेकिन एक दिन वो चोरी हो गए और उसी रात मिनसॉक की एक हिट एंड रन केस में जान चली गई। फिर 1 महीने पहले सेओंजू की कंपनी के पास एक एनोनिमस मैसेज मिला जिसमें सेओंजू पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने ही एल्चिन ग्रुप के साथ मिलकर वो सबूत एविडेंस चुराए थे और यही रीजन था कि सेओंजू की नौकरी खतरे में थी, जिसके बारे में उसने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इसमें उसने कुछ किया नहीं था, उसने वो लेजर एविडेंस चोरी नहीं करवाए। कातिल पूछता है कि क्या वो श्योर है उसने कुछ भी नहीं किया, जिस पर वो हाँ बोलती है कि वो 100% श्योर है। तब कातिल उससे उसकी बेटी की कसम खाने के लिए बोलता है और वो अपनी बेटी की कसम खा लेती है और कातिल उसकी बात मान जाता है। लेकिन ये बात उसको ऑलरेडी पता थी कि वो इनोसेंट है। अब कातिल उसको एक्चुअल रीजन बताता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो बोलता है कि उसने उसे इसलिए बुलाया ताकि वो उसे ट्रीट कर सके। यहाँ पर सेओंजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इंटरव्यू लेते लेते वो पेशेंट कब बन गई और आखिरकार चल क्या रहा था। यहाँ पर वो सांगू के बारे में उससे पूछता है। तब वो बताती है कि सांगू उसका ओल्ड फ्रेंड है और उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशन भी है। लेकिन इस पूरे प्लान के अंदर सांगू का क्या काम था, अब ये बात भी कातिल ही बताने वाला था। खैर वो सबसे पहले सेओंजू को सांगू की लाइव फुटेज दिखाता है जिसके अंदर वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कातिल ने उसे ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो वो सेओंजू को मार डालेगा। मतलब कि उसे सेओंजू की जरा भी फिक्र नहीं थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। कातिल सेओंजू को बताता है कि सांगू को उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने लेजर चोरी करा था वो कोई और नहीं बल्कि सांगू खुद है। जी हाँ, क्योंकि खाली उसी को पता था कि वो चीजें कहाँ छुपाती है और उसी को पता था कि वो मिनसॉक के साथ मिली हुई थी और वही जानता था कि वो घर पर लेट आती थी। लेकिन सेओंजू को सांगू पर विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तब कातिल बताता है कि सांगू जो है वो एक बहुत ही करप्ट ऑफिसर है और तो और वो एक हाईली कैपेबल होमिसाइड कॉप पुलिस है। तो जो क्रिमिनल्स इन सब केस में फंसे हुए थे उन्होंने सांगू के लिए एक ट्रैप तैयार किया था ताकि वो उनके लिए काम करे। उन्होंने एक लड़की को सांगू के पास भेजा। उस लड़की ने सांगू से बात करी और कुछ दिन बात करने के बाद उन्होंने एक रात साथ में बिताई थी। लेकिन उन क्रिमिनल्स ने सांगू और उस लड़की के नग्न फोटोज खींच लिए थे ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके और इसी के बदले में उन्हें सांगू की हेल्प से वो लेजर चाहिए था। उसके पास और प्रेशर भी आ रहा था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से था क्योंकि ये सभी इसमें मिले हुए थे, सबको पैसा पहुंचा हुआ था। लेकिन सांगू को इसके बदले में चीफ ऑफ डिटेक्टिव बनना था। उसने ये शर्त रखी थी कमिश्नर के सामने और कमिश्नर ने कहा था कि हाँ उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और फिर क्या था, वो चुपके से सेओंजू के घर में घुसा और उसने वो लेजर चुरा लिया। लेकिन उसे ये करते हुए उसकी बेटी जेरिन ने देख लिया था और उसके बाद उसने उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत करी, उसका असॉल्ट किया। ये सुनकर सेओंजू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरी तरह टूट गई थी कि ऐसा वो कैसे कर सकता है और ये बात उसे पता तक नहीं थी और वो तो अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रही होती।
खैर अब वो ये भी बताता है कि उसने ये होटल इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर उसकी अच्छी जान पहचान है और जिस लड़की को रूम सर्विस बॉय वाला ब्लैकमेल करता था वो भी इसी होटल में काम करती है। खैर यहाँ पर सेओंजू को पता नहीं था कि जीरन के साथ इतना गलत हुआ था। यहाँ पर कातिल उसे फोन देता है ताकि वो रिन से खुद इसके बारे में पूछ ले और वो ऐसा ही करती है। वो हिम्मत करके रिन को कॉल करती है और रिन उससे पूछती है कि क्या वो डॉक्टर अंकल के पास है। मतलब कि कातिल ऑलरेडी उसे जानता था, वो उससे पहले ही मिल चुका था और यहाँ पर वो रेजर ब्लेड इस बात का सबूत था। यहाँ पर रिन सब कुछ बताती है कि वो उसे बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। ये सब सुनकर यहाँ पर सेओंजू को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो रोने लगती है, टूट गई थी। लेकिन सेओंजू एक बार अकेले में सांगू को कन्फ्रंट करना चाहती थी। तब कातिल उसे अकेले ही सांगू के पास भेज देता है। वो सांगू के पास जाती है जहाँ पर वो आजाद था। वो उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, लेकिन वो मना करने लगता है और कहता है कि वो अब भी हिप्नोटिज्म में है, वो होश में आ जाए। लेकिन यहाँ पर सेओंजू बिल्कुल होश में थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन कातिल ने सेओंजू के साथ एक गन भेजी थी। अब यहाँ पर वो सांगू पर गन तान देती है। तब सांगू उसे लड़ने लगता है और किसी तरह से सेओंजू से गन छीन लेता है। खैर तब जाकर हमें सांगू का असल चेहरा दिखता है। वो सेओंजू को लातों से पीटने लगा था, यानी कि वो उसके साथ में खाली फिजिकल रिश्ते के लिए था, वो उसका फ्रेंड नहीं था। तब वहाँ पर कातिल आकर उसे रोकता है लेकिन सांगू के पास गन थी और वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है वरना वो उसको शूट कर देता। लेकिन कातिल उससे नहीं डरता। तब सांगू उस पर गोली चलाता है लेकिन शॉकिंगली इस गन के अंदर बुलेट नहीं थी और उसने जानबूझकर सेओंजू को खाली गन दी थी। इसी बीच सेओंजू सांगू के पैर पर एक इंजेक्शन घुसा देती है जिससे कि वो इंस्टेंटली बेहोश हो जाता है। तब कातिल सेओंजू के पास आकर कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, बाकी काम वो संभाल लेगा। ये सुनकर सेओंजू वहाँ से जाने लगती है और उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बेटी की कभी नहीं सुनी और उससे पूछा तक नहीं कि हुआ क्या था और अल्टीमेटली वो उसको सेल्फिश कह रही थी, लेकिन रियल बात कुछ और ही थी। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर कातिल ने सांगू को एक जगह पर लिटाया हुआ था और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। कातिल उसे कहता है कि उसे दर्द सहन करना होगा जितना पेन रिन ने सहन किया था और उसे उसकी डबल भरपाई करनी पड़ेगी। और इतना कहकर कातिल जो होता है उसके प्राइवेट पार्ट के जेनिटल्स को काट देता है और सांगू ऐसे ही तड़पता रह जाता है। अब सीन बदलता है जहाँ पर रिन को दिखाया जाता है जो कि कातिल के पास थी। यहाँ पर हम उस कातिल का नाम जान पाते हैं जो कि योनहू था। अब योनहू रिन को थेरेपी देता है ताकि उसका ट्रॉमा खत्म हो जाए और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। रिन उससे पूछती है कि क्या वो आदमी उसके नाइटमेयर में दोबारा तो नहीं आएगा ना, जिस पर वो कहता है कि नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा और रिन सांगू की बात कर रही थी। अब योनहू जो होता है वो रिन को अपनी मम्मी को बुलाने के लिए बोलता है और वो ऐसा ही करती है। सेओंजू उसके पास आती है और तब वो सेओंजू से पूछता है कि वो उसका भी ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था अपनी बेटी की बात नहीं सुनी थी, उसके लिए उसे सफर करना होगा और ये यादें मिट जाएंगी तो वो सफर नहीं करेगी और वो ये जिंदगी भर सफर करना चाहती थी, पश्चाताप करना चाहती थी। खैर अब सेओंजू जो होती है वो योनहू से ये पूछती है कि क्या वो ठीक है क्योंकि उसके खून से रंगे हाथ इतनी आसानी से धुल नहीं सकते थे और उसकी बात सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। खैर इसके बाद में सेओंजू अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। खैर अब डॉक्टर अपने हाथों को देखता है और वो एहसास करता है कि हाँ वो एक हत्यारा ही है और इसी बीच उसके पास एक कॉल आता है जो कि वेलफेयर सेंटर से था, एक बच्ची जिस पर चाइल्ड अब्यूज हुआ था और उसे उसको ट्रीट करना था। अब योनहू यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है विच मीन्स कि अब वो ये काम फिर से करता रहेगा। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाए।